Assalamu alaikum. So finally I was able to create this $1 million video. So welcome to this one of the most exciting video of my channel. और जो हजरात ज़िंदगी में गरीब पैदा हुए थे और गरीब मरना चाहते हैं वो इस वीडियो को तो यहीं पे बंद कर दें, उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो 2023 में ओपन एआई के इस ट्रेंड को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को मोबाइल पे नहीं अपने लैपटॉप्स निकाल के बैठें, सीखें इसको, अपने आइडियाज़ लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी ज़िंदगी चेंज कर दें। ये एक वीडियो आपकी वाकई ज़िंदगी चेंज कर देगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी शायद आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं ना मिलें। उसकी वजह यह है कि ओपन एआई ने रिसेंटली वॉइस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मॉडल्स रिलीज़ किए हैं जो कि इस वीडियो को बनाने से 2 दिन पहले रिलीज़ हुए हैं। सो आई माइट बी द फर्स्ट वन हु इज़ मेकिंग द वीडियो ऑन दिस फीचर। बाकी सारी फीचर तो हम कवर करेंगे जो बहुत अरसे से लैंग्वेज एंड कोड जनरेशन मॉडल चल रहे थे, इमेज जनरेशन मॉडल चल रहे थे, वो भी बहुत पुराने नहीं हैं। 2023 में इन सारी एपीआईज़ का बूम आया, पिछले साल भी चल रही थी, बट रिसेंटली परसों अनाउंस किया है ओपन एआई ने दैट दे हैव रिलीज्ड अ विस्पर मॉडल। विस्पर मॉडल इन्होंने अपने वॉइस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मॉडल को कहा है, जिसमें किसी भी वीडियो के सबटाइटल्स किसी भी लैंग्वेज में जनरेट हो जाते हैं, लैंग्वेज भी ट्रांसलेट हो जाती है। तो स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा इस एपीआई को यूज़ करना, इससे टूल्स बनाना और उससे अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको बहुत ज़्यादा वाइडन कर देना। ये जस्ट एक आइडिया है। मैं आप मकसद यहाँ पे इसकी ये वाली एप्लीकेशन बताना नहीं है, मकसद आपको ओवरऑल एपीआई इंटीग्रेशन क्या होती है और ओपन एआई की एपीआई कैसे इंटीग्रेट होती है वो समझाना है। तो लेट स्टार्ट। इसका कंटेंट जो है, आपको कंटेंट देख के अंदाज़ा हो गया होगा व्हाई आई वाज कॉलिंग इट अ $1 million वीडियो। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी ये वीडियो, लेकिन इस पे आपने हार नहीं माननी, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मोबाइल्स पे नहीं देखना, मोबाइल्स पे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जब तक आप साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एक और बात मैं कहता चलूँ कि जो लोग मेरे साथ इस पूरे कोर्स को फॉलो कर रहे थे उनके लिए भी, और जिसने अभी तक इस कोर्स को फॉलो नहीं किया उसके लिए भी ये एक वीडियो उतनी ही वैल्यू रखती है जो उस पूरे कोर्स से गुजरे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। एपीआई इंटीग्रेशन इज़ टोटली अ डिफरेंट फील्ड, ओपन एआई इज़ टोटली अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसका अभी तक की जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। हाँ, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, जो आना चाहिए, तो जिसको ऑलरेडी पाइथन आती है उसको मेरे पिछली चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं आती तो वो मेरी 15-16 वीडियोस पीछे मैं पोस्ट कर चुका हूँ, उसको देख के लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ लें, देन कम टूवर्ड्स दिस एप्लीकेशन। और ये इससे अगर आप कोई अच्छा आइडिया जनरेट कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दिस कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। ठीक है, वो आपको इसकी पावर दे के भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? एपीआई का आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुना होगा। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या करता है? दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के दरमियान एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज़ एपीआई। अगर इसकी एक सिंपल किस्म की एग्जांपल दी जाती है कि एक कस्टमर है, वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है शेफ़ से। शेफ़ इज़ द ओरिजिनल कुक जो कि एक रिजल्ट क्रिएट कर रहा है कुछ रॉ मटेरियल से। वो बेसिकली समझें एक फंक्शन चल रहा है प्रोग्रामिंग का जो डाटा बेसिस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, चेंजेस ला रहा है, उनको प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उस शेफ़ के साथ ये कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एक डिफाइंड एपीआई क्रिएट कर दी है जिसको हम वेटर कहते हैं, जिसमें कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके पास एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू में से ऑर्डर होगा तो ही शेफ़ वो चीज़ें क्रिएट करेगा। आप शेफ़ को डायरेक्टली ऑर्डर दे के कस्टमाइज नहीं कर सकते। सो एपीआई आपकी फंक्शनैलिटी को एक स्ट्रक्चर्ड एक्सेस देती है आपके डेटाबेसेस और बैकएंड के साथ। सो API is something that connects a front end जो कि क्लाइंट है एंड द बैक एंड जो कि शेफ है। ये सिंपल सी API की डेफिनेशन है और समझने के लिए ये एग्जांपल है।
होता क्या है प्रैक्टिकली, जब भी आप एपीआई बनाने का मकसद क्या होता है कि जो काम ऑलरेडी हो चुके हैं दुनिया में, जो कोड्स हो चुके हैं, जो फंक्शंस बन चुके हैं, उसको बार बार ज़रूरी नहीं है कि एक एंड पे बैठ के डेवलपर उसको बनाए दोबारा से। जिसने बना लिया वो उसको एज एपीआई अवेलेबल कर देगा, डेवलपर सिर्फ उसको इनपुट देगा और वहाँ से वापस उसके पास आउटपुट आ जाएगी और वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह उस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा होगा। सिमिलरली हम ओपन एआई को स्टडी करेंगे। ओपन एआई के अंदर मॉडल्स के अंदर क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या स्टैट्स होती है, क्या डाटा साइंस चलती है, उससे हमारा लेना देना ही नहीं है। हमने ओपन एआई को इनपुट देनी है और उससे आउटपुट निकालनी है। सो अगली चीज़ जो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आर एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का टर्म आप बहुत दफ़ा सुनेंगे जब भी आप एपीआई की बात करते हैं। एंड पॉइंट्स आर बेसिकली द यूआरएल्स, वो लिंक्स होते हैं, वो यूआरएल्स होते हैं। जिस तरह वेबसाइट का एक लिंक होता है, उसी तरह एपीआई के भी यूआरएल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। उन लिंक्स पे जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तब वो आपको कुछ डाटा रिटर्न करते हैं। अब उस लिंक के ऊपर क्या डाटा आपको रिटर्न होगा वो डिपेंड करता है कि उस लिंक के साथ आप पैरामीटर्स क्या भेज रहे हैं। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, उसको ऑब्वियसली जिस तरह आप फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, अगर हमने पाइथन फंक्शंस बनाए थे उसमें जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, उसी तरह एंड पॉइंट्स में भी आप क्यूरी पैरामीटर्स भेजते हैं जो कि आपके यूआरएल का हिस्सा बन जाते हैं। और उससे आप जब एपीआई लेकर उस बैकएंड को देती है वो, तो तब बैकएंड को समझ आता है कि यूज़र क्लाइंट इस टाइम मांग क्या रहा है। तो एंड पॉइंट्स आर सिंपली द लिंक्स जिसके साथ आपने इंटरेक्ट करना होता है, जो एपीआई का एड्रेस होता है। एंड पॉइंट्स को अगर हम सिंपल डिफाइन करें, इट इज़ द एड्रेस ऑफ एपीआई, ठीक है, जो उसका वेब एड्रेस है, एपीआई का वेबसाइट होती है समझे एंड पॉइंट। लेकिन उसको आप डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहे होते, उसको आप अपने कोड से एक्सेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब उस एंड पॉइंट पे आपने रिक्वेस्ट क्या भेजनी है। ये जो गेट पोस्ट पुट डिलीट है, दीज आर बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितनी कम्युनिकेशन होती है, जो आपकी वेबसाइट्स खुलती हैं, जो आप वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने कमेंट्स को एडिट करते हैं, अपने कमेंट्स को डिलीट करते हैं, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें यह सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट। गेट जो होता है, जब बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी वेबसाइट लेके अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं ना, तो उसके ऊपर गेट ऑपरेशन होता है। गेट ऑपरेशन ये होता है कि इस वेबसाइट के पीछे, इस लिंक के पीछे जितना डाटा है वो मुझे ला के भेज दो। पोस्ट ये होता है कि मैं डाटा भेज रहा हूँ। पोस्ट की एग्जांपल क्या है, जिस टाइम आप साइन इन या साइन अप करते हैं या आप कोई कमेंट पोस्ट करते हैं जिसमें आप लिख के कुछ डाटा भेज रहे होते हैं और उससे डाटाबेस में अपडेट आती है। गेट में क्या होता है, आप डाटा ले रहे होते हैं सर्वर से, पोस्ट में आप डाटा भेज रहे होते हैं, पुट में आप डाटा को एडिट करे होते हैं कोई एग्जिस्टिंग डाटा डेटाबेस में। जिस तरह आपने फेसबुक पे अपनी कोई पोस्ट की हुई है, कोई कमेंट किया हुआ है, उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए पुट की रिक्वेस्ट यूज होती है। ये सारा कुछ बैकएंड पे चल रहा होता है क्योंकि आप वो एक यूजर इंटरफेस पे उस टाइम काम कर रहे होते हैं। बट अगर एक डेवलपर बगैर यूजर इंटरफेस के काम करना चाहे तो वो फिर एपीआई का इस्तेमाल करता है और उसमें इन 4 रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करता है। डिलीट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डिलीट से क्या होगा। सो दीज आर रिक्वेस्ट, ये 4 रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा कुछ एपीआई की एग्जांपल्स हैं, रेस्ट एपीआई होती है, सोप एपीआई होती है, ग्राफ क्यूएल होती है, उसके छोटे छोटे डिफरेंस है। मैं उन डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप वो ऑलरेडी काफ़ी इजीली बहुत सारे रिसोर्सेज उस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको सिखाना आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि ओपन एआई की एपीआई इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। लेकिन ओपन एआई की एपीआई इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ लेके चलूँगा, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। ये जो गेट पोस्ट पुट डिलीट है, ये अगेन आप देखें एक क्लाइंट है, आपका लैपटॉप है, उससे आप इन 4 में से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और साथ एक यूआरएल इसमें एंटर करते हैं जिससे उस एपीआई का एड्रेस मिल जाता है। एपीआई के अंदर वो रिक्वेस्ट आती है, वो डाटाबेस से अकॉर्डिंगली इंटरेक्ट करता है, एक रिजल्ट निकालता है और रिजल्ट वापस आपको भेज जाता है। अब वो रिजल्ट आपके पास जीयूआई की फॉर्म में नहीं आ रहा, या एक जो जिस तरह ब्राउज़र पे एक HTML पेज खुल जाता है उस फॉर्म में नहीं आ रहा, ये एक रिटर्न टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब उस रिटर्न टेक्स्ट को आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। बेसिकली एपीआई बनी होती हैं प्रोग्रामर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए, नॉट फॉर द जनरल यूज़र। एपीआई प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं क्योंकि हो सकता है वो अपनी एप्लीकेशन को किसी और किस्म की शक्ल देना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। ओके, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने
सुना होगा, नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। बाय डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट ट्राइज टू दैट टारगेट्स टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको मिमिक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत किस्म की होती है। पाथ सर्च करना, प्रिडिक्शंस जनरेट करना, डाटा में से कोई एनालिसिस निकालना, ये बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं चीज़ें। मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है। जो हम जनरेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो किसी ना किसी किस्म की नई चीज़ जनरेट कर सकती है, क्योंकि बहुत अरसे तक एआई पे ये लिमिट लगी रही थी कि एआई इज़ नॉट क्रिएटिव, एआई इज़ नॉट क्रिएटिव। So now AI is becoming creative by this new domain which is called generative artificial intelligence. AI ने पिछले साल या इस साल में जो जनरेटिव एआई में बूम आया है, उसने चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी हैं। उसने, आपने देखा है कि बिल्कुल यूनिक किस्म का वो रिटन कंटेंट भी क्रिएट करना शुरू हो गया, इमेजेस भी क्रिएट करना शुरू हो गया। सो दैट इज़ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइनली हम बात कर लेते हैं ओपन एआई की एपीआईज़ की। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ओपन एआई की एपीआईज़ कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें 3 किस्म के मॉडल्स हैं, रादर 4-5 किस्म के। ये लैंग्वेज और कोड जनरेशन मॉडल्स तो वो हैं जो आप चैट जीपीटी पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी पे जब आप कहते हैं कि मुझे कोड लिख दो, तो वो आपको कोड लिख देता है। लैंग्वेज, आप उससे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आपको दे रहा होता है। इमेज जनरेशन मॉडल्स की जो एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, दैट इज़ मिड जर्नी। मिड जर्नी में आप कुछ इमेजिन लिख के, वो एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, उस पर आप इमेजिन लिख के कोई भी चीज़ लिखते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। वर्ड्स की बेस पे इमेज क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा आप इमेज की अपनी भी वेरिएशंस बना सकते हैं, इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं जो इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं उनसे। अगेन ये जो फाइनल इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन मॉडल्स, ये 2 या 3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है विस्पर के नाम से। विस्पर एपीआई इस एपीआई का नाम है। एंड जैसा कि मैंने कहा, आई माइट बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ मेकिंग वीडियो which includes the information about Whisper API। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप API को समझेंगे। बाय डेफिनेशन हमने बात कर ली, उसके बाद हम API का एक छोटा सा पाइथन का कोड बनाएंगे और उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे ओपन एआई पे। मैं API पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, उसको आप बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बेतहाशा चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सर्च करें गूगल पे API इंटीग्रेशन इन पाइथन, आपको काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना इस वीडियो में कवर्ड है। मेन चीज़ जो मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप इस ट्रेंड को आपने मिस नहीं करना जो ओपन एआई की API इंटीग्रेशन का चल रहा है। लोग रोज़ 100 किस्म की नई ऐप्स आ रही हैं, निकल रही हैं, उससे लोग पैसे बना रहे हैं, और आप ये 2023 आपने ज़ाया कर दिया तो उसके बाद ओपन एआई में जितनी ऐप्स बन रही हैं वो काफ़ी हद तक सैचुरेट हो जाएंगी, फिर आपको स्पेस नहीं मिलेगी कोई नई चीज़ बनाने की। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वो वॉइस ट्रांसक्रिप्शन मॉडल्स में, क्योंकि ये रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अभी आज मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में भी एक सरप्राइज़ दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि वो मैंने किया कैसे। अच्छा जी, मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेते हैं। कोडिंग द ब्रेन्स API। ठीक है, एक मैंने फोल्डर बना लिया, सिलेक्ट फोल्डर। अच्छा, अभी सबसे पहले तो जो पाइथन में मॉड्यूल इस्तेमाल होता है, मैंने इसलिए ये चीज़ें आपको अलग से नहीं पढ़ाई, मुझे पता था साथ साथ कवर हो जानी है। मॉड्यूल्स क्या चीज़ें होती हैं वो आप थोड़ा बहुत शायद पहले उसका जिक्र हुआ। लेट्स टॉक अबाउट इट मोर टुडे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एक मैं पाइथन की फ़ाइल बना लेता हूँ API जनरल के नाम से, क्योंकि उसके बाद हमारी जितनी भी APIs होंगे उसमें हम पाइथन की वो API ओपन एआई की बात करेंगे। एक जनरल API की बात करें तो डिफरेंट किस्म की APIs होती हैं। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो
ये रेस्ट कंट्रीज़ के नाम से ना एक एपीआई है, ठीक है। restcountries.com इसका जो एंड पॉइंट है, API एंड पॉइंट्स v3, और भी इसके एंड पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ चले जाएं, ओके, दिस इज ये रेस्ट कंट्री है, दिस इज एन API। वैसे तो अभी आपको इस पे एक HTML का पेज भी नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने एक अपना फ्रंट एंड भी बनाया हुआ है। आप लेट से इसकी API से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप इसके API एंड पॉइंट्स पे जाएं। तभी मैंने आपको एंड पॉइंट्स की डेफिनेशन दी थी, बताई थी, ताकि आप ये वर्ड देख के कंफ्यूज ना हो। सो यू गो टू द API एंड पॉइंट्स। ये बेसिकली क्या है, इसके पास ना बहुत सारे कंट्रीज़ का ना डाटाबेस है, और इसका नाम रेस्ट कंट्रीज़ क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ रेस्ट API। रेस्ट API क्या होती है, इसको आप खुद सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। रेस्ट API में क्या होता है कि आपके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, हर फंक्शन के लिए डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जो GraphQL API होती है, जो फेसबुक यूज़ करता है, उसमें एंड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन उसका क्यूरी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शन उससे क्रिएट हो जाते हैं। उस डिटेल में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सिंपल API, रेस्ट API। API डेवलप कैसे होती है, बनती कैसे है, वो हम कवर करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, जो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, जो कि फेज़ 2 है हमारे कोर्स का। उसमें हम आएंगे इस चीज़ पे कि API बनती कैसे है। अभी हम बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम API इंटीग्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कमिंग ओवर टू द API एंड पॉइंट्स, यहाँ पे आप देखें, आपका जो एंड पॉइंट है, ये उसने आपको एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। और बाकी फुल नेम में, अच्छा ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख देना इस तरह करके, तो आपके पास उस कंट्री का डाटा आ जाएगा। तो लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे नेम की जगह हम लिख देते हैं पाकिस्तान, ठीक है, एंटर करते हैं। सो वी हैव अ डाटा अबाउट पाकिस्तान। तो अब देखें, ये डाटा जो है, दिस इज़ नॉट एन HTML पेज। इसको पार्स कैसे करना है, इसमें से इंफॉर्मेशन अपने मतलब की कैसे निकालनी है, ये डेवलपर को पता है। वो आप देख रहे हैं कि ये जब भी आप API से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो आपको जिस फॉर्म में डाटा रिटर्न करता है उसको JSON कहते हैं। JSON, JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट की नोटेशन है, वो इट इज़ इक्वलेंट टू पाइथन डिक्शनरी। आप ये देखें, पूरी डिक्शनरी बनी हुई है इसमें, ये की वैल्यू पेयर्स बने हुए हैं, नेम, कॉमन, ऑफिशियल, ठीक है। अब यहाँ से आप इस डाटा के अंदर से ग्रैब कर सकते हैं आपको अपने मतलब की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आपने यहाँ से ग्रैब नहीं करना, आपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर से ग्रैब करना है। सो दिस इज जस्ट योर एंड पॉइंट। तो आप इस एंड पॉइंट को पकड़े यहाँ से, ठीक है। पाइथन, हम ये विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे ना एक पाइथन का रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है। अगर पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हम अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारी एक गुड प्रैक्टिस है, जो हम हर ट्यूटोरियल में फॉलो करते आ रहे हैं, उसको हम भी फॉलो करेंगे। लेट्स क्रिएट अ न्यू टर्मिनल। यहाँ से इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाते हैं, conda create API अंडरस्कोर लेसन। ये इस नाम से मैं आपका नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लूँगा पाइथन 3.9, और लेट्स क्रिएट दिस इन्वायरमेंट। अच्छा जी, इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो रहा है। मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ कि पाइथन में जो मॉड्यूल यूज होता है API से इंटरेक्ट करने के लिए, दैट इज रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। आपने इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर अपनी URL डालनी होती है। अब सीधा सीधा आप, क्योंकि इस केस में गेट ऑपरेशन लगा रहे हैं, आपको चाहिए रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और आपने जो वहां से एंड पॉइंट कॉपी किया था, सो दिस वाज योर एंड पॉइंट। ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। इसमें इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट कर देते हैं। ये जो नेम है, ये आप F लगा दें, ये जो नेम है इसकी जगह आपका वेरिएबल प्लेस हो जाता है। नेम को आप यहाँ पर डिफाइन कर लें, नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये भी स्ट्रिंग होगी हमारी। तो अब क्या होगा, आपके रिस्पॉन्स के अंदर वो जो
हमने एक रिस्पॉन्स देखा था, जेसन रिस्पॉन्स देखा था, ये सारा जो ये पूरा वेरिएबल जो है ना, ये आपकी इस ये पूरा डाटा आपके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा खैर, अभी वो रिक्वेस्ट पे अंडरलाइन उसने किया हुआ है, सो लेट्स, हाँ हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, हम उस एनवायरनमेंट को पाइलैंस में लोड करते हैं, एपीआई लेसन। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट आपका नहीं हो रहा यहाँ पे। अब ये रिक्वेस्ट जो है एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन में बिल्ट इन पहले से होते हैं। जैसे अगर हम मैथ मॉड्यूल की बात करें, इम्पोर्ट मैथ, ये देखें ये ग्रीन हुआ है, इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं आ रहा। मैथ पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं वो जो बिल्ट इन नहीं होते उसके वो अंडरलाइन हो जाएंगे। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो उसको अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करें, कॉन्डा एक्टिवेट API अंडरस्कोर लेसन, इस नाम से हमने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। ठीक है, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब ये मॉड्यूल नहीं है आपका चल रहा ना, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको इंस्टॉल? आप करेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। ठीक है, ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। ठीक है, वो वो अंडरलाइन चला गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट रिस्पॉन्स करूँ, अच्छा अब ये जो मेरे पास रिस्पॉन्स इसका आया ना, ये 200 आया है, ये वो जेसन नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बेसिकली रिस्पॉन्स कोड है। 200 HTTP रिस्पॉन्स इज इक्वलेंट टू सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। मतलब एक रिस्पॉन्स भेजा और 200 आ गया, इसका मतलब है सक्सेसफुल। वो आपने अक्सर नहीं देखा होता 404 बैड रिक्वेस्ट, तो वो ये सारे HTTP कोड्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 200 मीन्स इट कि आपके पास डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया। डाटा आपके पास शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस डाटा को, जो रिस्पॉन्स में आपके पास डाटा रिसीव हो रहा है, उसको आप जेसन में पार्स नहीं कर रहे। आप उस अभी आपको ये नहीं पता कि डाटा जेसन की फॉर्म में, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपके पास जो डाटा आया है, रिस्पॉन्स में जो डाटा आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन फॉर्मेट। और ये जो डाटा अगेन जेसन में रिपीट कर दूंगा, इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और इक्विवेलेंट टू पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी का जो फॉर्मेट है वही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, अब हम डाटा वाला वेरिएबल डाल लेते हैं। लेट्स सी द रिस्पॉन्स नाउ। ये देखें वो जो सारा उस वेबसाइट पे खुला था ना हमारे पास, एक बड़ा सा ये सारा हमारे पास आ गया है। अब लेट्स से मैं इसमें से ग्रैब करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी बनी हुई है एक, और उस डिक्शनरी के अंदर नेम है, और नेम के अंदर सारी नेम रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, इसको मैं कह देता हूँ डाटा डॉट कीज। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिस्ट एक बन रही है ना, आपको ये बड़ा ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो आपका डाटा है ना, उसकी आपने पहली वैल्यू लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा फिर प्रिंट करके देख लेते हैं। अब देखो वो ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि आपने यहाँ से उठा लिया। नाउ योर डाटा इज़ योर रिजल्ट इज़ योर डिक्शनरी। इस डिक्शनरी की अगर आप कीज़ प्रिंट करना चाहें, क्योंकि आपको इतने कॉम्प्लेक्स में अक्सर देख के समझ नहीं आ रहा होता ना कि मैं की कौन सी एंटर करूं। हो सकता है आप डायरेक्ट कैपिटल करें तो वो एंटर ही ना हो। हम वी जस्ट वांट टू फाइंड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमने फ़र्ज़ करें एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जो हर कंट्री का कैपिटल बताती हो इस API को यूज़ करते हुए। सो व्हाट आर अवर कीज़? नेम, TLD, CCA, इंडिपेंडेंट स्टेटस, UN मेंबर है या नहीं है, करेंसीज क्या है, IDD क्या है, कैपिटल। कैपिटल इज़ वन ऑफ आवर कीज़। सो इसका मतलब है इसकी जगह हम कैपिटल लगा सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से यूं कर देता हूँ, प्रिंट एफ कैपिटल ऑफ नेम, जो भी आपका कंट्री है, इज
यहाँ से आपने की कॉपी की। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, ये अंडरलाइन क्यों हो गया है यहाँ पे? वो कैपिटल पे में भी, हाँ ये असल में कैपिटल पे जब आपके अंदर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है ना, तो बेहतर है आप स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा से फॉर्मेट किया करें, फिर एरर नहीं आता। लेट्स ट्राई। सो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये लिस्ट की फॉर्म में क्यों आ रहा है? नॉट श्योर, होना नहीं चाहिए ऐसे। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल कैपिटल्स हो सकते हैं, तो उसने बेसिकली कैपिटल को भी एक लिस्ट बनाया हुआ है, तो इसका हम पहला ग्रैब कर लेते हैं, पहला एलिमेंट ग्रैब कर लेते हैं, तो वो सही लिखा आ जाएगा। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अब लेट से हम ये जो नाम है पाकिस्तान का, इसको हम डायनामिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इनपुट लगा देते हैं, इनपुट इज इक्वल टू एंटर, सॉरी, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर कंट्री नेम। ये आप अभी नई चीज़ सीख रहे होंगे इनपुट लेना। वैसे जब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाए तो ये आपको सबसे पहले सिखाया जाता है, बट मुझे पता है जहाँ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप वो चीज़ें कवर कर लेंगे। तो जिस तरह की अभी इसमें कुछ चीज़ें कवर होगी, हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, उसको पिप इंस्टॉल करना, ये चीज़ें साथ साथ कवर होती जा रही हैं। बाकी जिसको ये नहीं समझ के ये कोंडा कैसे किया था, कोंडा का एनवायरनमेंट कैसे एक्टिवेट किया था, दे शुड फॉलो माई फर्स्ट ट्यूटोरियल। इस कोर्स का जो पहला ट्यूटोरियल है वो फॉलो करके इसके बाद आप इस पर जंप कर लें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो एंटर द कंट्री नेम। अब देखें क्या होता है, अब ये इंटरेक्टिव हो जाएगा। कंट्री नेम मैं करूँ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। दोबारा इसको चलाता हूँ, इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ओके, एनी अदर, ईरान, इराक, बगदाद, रशिया, मॉस्को। ठीक है, सो वो उस एपीआई से अब हम, ये तो हमने एक चीज़ ग्रैब की थी ना कि उस डाटा से सिर्फ हम कैपिटल उठा रहे थे। अब उस कंट्री की मल्टीपल चीज़ें, वो यूएन का मेंबर है या नहीं है, वो कब बना था, क्या, ये सारी चीज़ें जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना उस कंट्री की, वो आप सारी उस जेसॉन ऑब्जेक्ट से उठा सकते हैं यूजिंग द डिक्शनरी फॉर्मेट्स। ठीक है, आप पाइथन डिक्शनरी में तो आपको मैंने एक कॉम्प्लेक्स सी शुरू में भी एक्सरसाइज आपको याद होगा, ट्यूटोरियल आई थिंक 4, 5, 6 या इनमें से किसी में थी, जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स सी डिक्शनरी से डाटा ग्रैब कर रहे होते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे काम आती है कि जब एक जेसॉन में एक कॉम्प्लेक्स किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो आपने उसमें डाटा कैसे ग्रैब करना है। तो दिस इज अनदर ट्रिक कि आप उस डाटा को जल्दी से पकड़ लें, कि आप उसकी कीज प्रिंट कर लें। ठीक है, बजाय कि आप ढूंढते रहें कि कौन सी की किसके अंदर है, जो आप उसकी टॉप लेवल कीज़ हैं वो आप उसको प्रिंट कर लें। उसमें फिर अगर आप किसी के अंदर मज़ीद जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो वाली की एंटर करके उसके बाद उसके अंदर की सब कीज़ उठा लें इसी तरीके से, तो इससे आप जल्दी डाटा ग्रैब कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एपीआई। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ओपन एआई की एपीआई इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, सो ये तो एक जनरल तरीका था एपीआई के साथ इंटीग्रेशन का। this has nothing to do with artificial intelligence. This is just a data that you are calling using the REST countries API जो हमने यहाँ पे as example इस्तेमाल की। चलें, इसके बाद हम ओपन एआई को स्टडी करेंगे। So we are done with the basics of API integrations. Now let's learn about OpenAI और OpenAI की जो APIs हैं और इनके APIs को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अगर सबसे पहले OpenAI के मेन टूल की बात करें जिसकी वजह से OpenAI पॉपुलर है, दैट इज ChatGPT। इसका नाम तो आपने अभी तक सुना ही होगा जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। नहीं सुना तो अगेन, ChatGPT इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता हुआ आपके साथ बात कर सकता है। इसके लिए अगर कोई छोटी टर्म इस्तेमाल की जाए तो दैट इज़ अ चैट बॉट। चैट बॉट तो अरसे से, डेकेड से चले आ रहे थे, बट दिस इज़ न्यू एरा ऑफ चैट बॉट वेयर it uses a large language model which is extensively trained based on
ह्यूमन कन्वर्जेशंस, और जो डाटा ह्यूमन ने बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है उस सारे डाटा को कलेक्ट करके मॉडल्स ट्रेन किए गए और उससे जनरेट करके जो लैंग्वेज में रिजल्ट्स आए, दैट फॉर्म द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई की एपीआई नहीं है, एपीआई उसके पीछे जो है वो जीपीटी एपीआई है। सही है, जब आपने उसको एज एपीआई यूज़ करना है तो आपने चैट जीपीटी नहीं आप यूज़ कर रहे होते, आप जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई का अपना टूल है, आप उसी तरह का चैट जीपीटी खुद भी बना सकते हैं। जिस तरह ओपन एआई वाले अपनी एपीआई यूज़ करके चैट जीपीटी बनाए, उसी तरह आप अपनी मर्जी का टूल अपनी मर्जी की एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बेतहाशा एप्लीकेशन जो हैं उन्होंने इस ओपन एआई को इंटीग्रेट किया हुआ होता है। अगर आप इस पे यहाँ देखें तो ये इन्होंने सबसे पहले जो अपने जिस टूल को ब्रांड किया होता है दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया होगा चैट जीपीटी। जो चीज़ मैं आपको मज़ीद दिखाना चाह रहा था कि वाई आई वॉज सेइंग के दिस माइट बी अमंग्स द फर्स्ट ऑफ द फ्यू पीपल जो ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। आप ये देखें, ओपन एआई विस्पर न्यूज़। विस्पर बेसिकली इनका नई एपीआई लॉन्च हुई है दैट इज़ अबाउट स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश स्पीच टू टेक्स्ट तो हो रही थी बहुत अरसे से, इस पर ख़ास बात यह है कि किसी भी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज की सपोर्ट इन्होंने ऐड कर दी है एंड दिस इज़ अबाउट 2 days अगो। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर आपको एक नई टेक्नोलॉजी पे वीडियो मिल रही है। अब विस्पर एपीआई पे हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो एपीआई ज़्यादा मैच्योर हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो आगे चलते हैं। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लें, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओपन एआई। अच्छा जी, सबसे पहले चैट जीपीटी तो इनका टूल है ना, टूल इज़ नॉट अ प्रोडक्ट दैट अ डेवलपर वांट्स टू यूज़। डेवलपर इस्तेमाल करना चाहता है एपीआईज। एपीआईज क्या हैं? जीपीटी, डेली और विस्पर जिसकी भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये विस्पर में एक आप इस वेबसाइट पे जाएंगे openai.com प्रोडक्ट हैश मेड फॉर डेवलपर्स। इसमें आप इस वॉइस को प्ले करके देखें, ये बहुत तेज़ वॉइस है और बहुत हाई पेस्ड वॉइस है और उसका इसने बड़ा अच्छा एक्यूरेट जो है वो आउटपुट जनरेट करके दिया। दिस इज़ इन इंग्लिश, आप इसमें बहुत सारी और भी लैंग्वेज हो सकती हैं। इसकी एपीआई को आप एज प्रोजेक्ट ट्राई करेंगे विस्पर एपीआई को। जो हम एज केस स्टडी लेंगे वो हम डेली को एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ अबाउट इमेज जनरेशन, एंड जीपीटी को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ अबाउट द चैट बॉट। अच्छा, इसके डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं। उसने एग्जांपल दी है कॉपी राइटिंग, समराइजिंग, पार्सिंग टेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, उससे आप जीपीटी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पार्स कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। किसी लंबे पैराग्राफ को क्या दें समराइज कर दे तो समराइज कर देता है। ये बेसिकली इसके यूजेस हैं कि कहाँ यूज़ हो सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे होना है, इसको हम मज़ीद डिस्कवर करते हैं। एंड उसके बाद अगर हम अगली चीज़ देखें कि इनकी एग्जैक्ट ये सारे लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, ये जो इनके की कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एपीआई के, दैट इज़ टेक्स्ट कंप्लीशन, कोड कंप्लीशन, इमेज जनरेशन। अभी मैं प्योरली एपीआई की टर्म्स से बात कर रहे हैं। जो कंप्लीशन का वर्ड है ये इनकी एपीआई में यूज़ होता है। कंप्लीशन इज जस्ट जो अब जनरेशन है वो कंप्लीशन का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। टेक्स्ट कंप्लीशन, कोड कंप्लीशन आपको कोड लिख देता है, टेक्स्ट का तो आपको पता ही है। इमेज जनरेशन, फाइन ट्यूनिंग क्या है, आपके कुछ मॉडल्स हैं उसको आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहते हैं कि वो कुछ इस टाइप के रिस्पॉन्सेज है जब आपके इस टाइप की प्रॉम्प्ट्स आ रही हों। फाइन ट्यूनिंग में आप उनके मॉडल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? एम्बेडिंग्स किसी भी टेक्स्ट को कंपेयर करना, क्लासीफाई करना। एम्बेडिंग्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि एम्बेडिंग्स थोड़ा एक क्लासिकल किस्म का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा इसके यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा आजकल। जो मेन जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन दैट इज़ टेक्स्ट कंप्लीशन, जो कि जनरेटिव एआई पे काम कर रहा है, और ये जो आपका चैट जीपीटी है वो इस टेक्स्ट कंप्लीशन पे काम करता है। अब हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स के बारे में यहाँ जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज उसकी बेस पर आपकी प्राइस सेट होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग। मैं प्राइसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक आपको शायद अब मेरी बात सुन के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो और शायद आप इससे आगे वीडियो भी देखना छोड़ दें, बिकॉज दिस एपीआई इज़ नॉट फ्री। बहुत सस्ती है,
महंगी नहीं है, आप सीखने के लिए तो बेतहाशा यूज़ कर लें, इसका आपको 3 मंथ्स का ट्रायल मिल जाता है, बट यू नीड टू हैव अ वैलिड क्रेडिट कार्ड जो कि आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आप ट्रायल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप अच्छी खास सीखने की हद तक बहुत है। प्राइसिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग इनकी बेस्ड होती है टोकन्स पे। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, व्हाट आर द टोकन्स, टोकन्स आर बेसिकली, इसमें होता ये है कि आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, दे आर ब्रोकन इनटू 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स में आपका हर वर्ड जो है वो ब्रेक होता है। जो 4 से ज़्यादा वाले होते हैं उसके 4 के इस तरह से बन जाते हैं। तो जितने टोकन्स बनते हैं ना एक सेंटेंस में, अब उस टोकन्स में जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हैं और जो प्रॉम्प्ट रिसीव कर रहे हैं, उन सबको मिला के टोटल आपके टोकन्स बनते हैं। और लेट से ये कितना पैराग्राफ है, इसमें कितने टोकन्स होंगे, एक लाइन में 1 2 3 4 5, अगर 8-10 वर्ड्स हैं तो 3 लाइनों में 30 वर्ड्स होंगे। टोकन्स की बात करें तो तकरीबन 50 टोकन्स होंगे इस एक पैराग्राफ में, दे माइट बी 50 टोकन्स। ठीक है, अब 50 इस तरह का एक पैराग्राफ जनरेट करने के लिए आपके पैसे कितने लगेंगे, इस पर सिर्फ 50 टोकन्स लगेंगे। आप यहाँ पे देखें 1000 टोकन्स जनरेट करने के $0.0002, मतलब इसमें आपका अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ लिखने का ₹1 भी नहीं लग रहा होता। ₹1 से बहुत कम, दिस इज़ वेरी वेरी माइनर अमाउंट। ये जो 1000 टोकन्स पे, 1000 टोकन्स पे जाके जस्ट इतनी होती है। ठीक है, और वो भी इन्होंने ये जो रेट दिया हुआ है GPT 3.5 टर्बो का दिया हुआ है। अगेन मैं आपको बताऊं इस वीडियो को मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेटेस्ट GPT 3.5 टर्बो भी 3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, इसको भी रिलीज़ हुआ है, वैसे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इन्होंने बेसिकली जो इनका चैट GPT के पीछे मॉडल चल रहा था ना, वो पहले रिलीज़ नहीं किया था, इन्होंने दूसरे मॉडल्स रिलीज़ किए हुए थे। जो असल चैट GPT का मॉडल है ये तो इन्होंने अब जाके रिलीज़ किया है, तो इस पर अभी नई एप्लीकेशंस बनेंगे और ज़्यादा अच्छे चैट बॉट्स आपके बन सकते हैं। और आज हम इसी वीडियो में, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन करेंगे इस दिन करेंगे, इसी वीडियो में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि चैट बॉट कैसे बनता है यूजिंग GPT 3.5 टर्बो। ठीक है, उसके बाद कुछ और इनके मॉडल्स हैं। अच्छा, अब ये जो चैट वाले मॉडल्स हैं ना, इसमें आप पूरा डायलॉग दे रहे होते हैं, मल्टीपल मैसेजेस होते हैं जिसमें पूरी हिस्ट्री रीड हो रही होती है। और ये जो इंस्ट्रक्ट GPT वाले हैं, दैट इज़ सिंगल टर्न इंस्ट्रक्शन। सिंगल टर्न इंस्ट्रक्शन से क्या है कि 2 बंदे नहीं, डायलॉग नहीं चल रहा होता, आप सिर्फ उसको एक कमांड देते हैं और वो एक रिजल्ट जनरेट कर देता है। अब इसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, दैट इज़ एडा, बैबेज, क्यूरी, डाविंची। सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ होता है वो डाविंची होता है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एक्यूरेट। एडा जो है वो जस्ट आपको एक लफ्ज़ दे रहा होता है। आपने कभी देखा होगा, आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो आपके सामने एक एक लफ्ज़ लिखा आ रहा होता है, जो आपको एक किस्म की प्रिडिक्शन दे रहा होता है आपका आगे का 1 या 2 लफ्ज़ कितने होंगे। वो जो एडा मॉडल है ना, वो ये काम कर रहा होता है, वो आपको 1 या 2 लफ्ज़ आगे बता रहा होता है, आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होता है। अगर आपने अपना आधा सेंटेंस लिखा हुआ है और आप एडा मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो सेंटेंस कंप्लीशन की प्रिडिक्शन देगा। डाविंची जो है आपकी एक प्रॉम्प्ट पे पूरा पैराग्राफ लिख देगा। ठीक है, अब एडा की आप प्राइस देखें, इट इज़ फॉर 1000 टोकन $0.0004, बहुत कम प्राइस है इसकी, सबसे सस्ता है, सबसे तेज़ भी है, बिकॉज इट हैज़ टू जनरेट जस्ट वन और 2 वर्ड्स, उसकी वजह से सबसे तेज़ है। डाविंची जो है थोड़ा सा स्लो है, जो चैट GPT की आपको स्पीड नज़र आ रही होती है इसकी वो स्पीड चल रही होती है, बट इट इज़ मोर पावरफुल। ये जो आपके हैं लैंग्वेज मॉडल्स हैं। फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स जो होते हैं उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स में क्या होता है कि मॉडल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हम फाइन ट्यूनिंग में बात नहीं करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप खुद अंडरस्टैंड कर लेना। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, आपने इस पर जाना है, ये लर्न मोर अबाउट फाइन ट्यूनिंग पे जाएँ, उसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस होंगी पूरी की पूरी यहाँ पे। आगे आ जाते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल्स ये एडा पे चलता है, क्योंकि एडा आपको 1 या 2 वर्ड्स दे रहा था। एम्बेडिंग मॉडल्स बेसिकली आपको क्लासिफाई कर देगा आपका टेक्स्ट के, ये सेंटिमेंट इसका कैसा है, ये बंदा गुस्से में है, नाराज़ है, जो भी है, इस तरह की चीज़ें भी कर देते हैं जो एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इमेज मॉडल्स पे। ये जो आपका मिड जर्नी जो है एक एप्लीकेशन है, वो OpenAI की नहीं है, लेकिन OpenAI की API यूज़ कर रहा है, वो ये इमेज मॉडल्स यूज़ कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से देखें कि किस हद तक इसमें लीवरेज पॉसिबल है, तो एक 1024x1024 का जो इमेज है, इट इज़ जस्ट कॉस्टिंग 0.02 पर इमेज। और आपने देखा वो लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई हुई जिसमें जस्ट वो एक बंदे की असल पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करने का पूरा $1 ले रहे होते हैं, और लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, लोग लगा रहे होते हैं। $1 किसी को क्या कहता है। अब उस तरह के अगर
समझें 1000-2000 लोग भी किसी एक ऐप को यूज़ करके $1 उसको दे रहे हैं, तो जितने बंदे उतने डॉलर्स, और उसमें उसको एक इमेज जनरेट करने का सिर्फ इतना सा खर्चा पड़ रहा है, नॉट इवन, मतलब 0.5 0.1, ये तो मेरे ख्याल में 4 रुपये बनते हैं, 5 रुपये बनते हैं, वो भी डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई तब भी 5 रुपये बन रहा है। तो एक इमेज जनरेट करने में 5 रुपये उस बंदे के स्पेंड होते हैं जिसने अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम की हुई है, और उसको बदले में $1 मिलता है। $1 इज़ 270 रुपीज़, मे बी 280 हो गया अभी तक। सो इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, स्पेशली इमेज मॉडल्स में। बाकी इसमें आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आपने देखना है कि लोगों की प्रॉम्प्ट्स कितनी लंबी होंगी, आपको कितना खर्चा आएगा एपीआई के इस्तेमाल का, और उसके बाद क्या जो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन है कितना है। अगला आ जाता है ऑडियो मॉडल्स, जो कि विस्पर है। विस्पर की हम बात कर रहे थे कि इनका ना ये थोड़ी सी चीज़ पुरानी लिखी है, ट्रांसलेट मैनी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। अभी ये बहुत सारी लैंग्वेज के साथ काम कर रहा है। अभी इसमें ये पर मिनट का लिखा हुआ है। अब अगेन विस्पर पे आ जाएं, इसकी पर मिनट अगर बात करें, ये कितना ले रहा है, 0.006 पर मिनट। अगर आप अब जाके बने बनाए टूल्स देखें जो आपकी वीडियो से टेक्स्ट जनरेट करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट टेकिंग $1 पर मिनट। आपकी एक 60 मिनट्स की वीडियो के पूरे $60 लग जाते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है अगर आप एपीआई यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके एक अच्छा रेट लगा के अपनी एक ऐप बनाएं जो एक वीडियो से टेक्स्ट जनरेट करिए, उसको अच्छा मार्केट करें, यू कैन लेवरेज दिस अ लॉट। वैसे ही मैंने नहीं कहा था ये वीडियो $1 वीडियो है, इसमें आपको बहुत अच्छी मैं आपको प्राइसिंग के हिसाब से इनसाइट्स दे रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर प्राइसिंग पार्ट। आगे हम चलते हैं, इस प्राइसिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट्स की भी हमारी बात हो गई थी, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूसेज ऑफ दीज मॉडल्स। अच्छा जी, इनके आप इस्तेमाल की बात करें तो रीड अबाउट GPT-3। ओके, ये उसने ना एक छोटी सी ना GPT-3 की एग्जांपल दी हुई है कि GPT-3 को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या ये जो इनका फॉर्मेट है ये क्या है। सो लेट्स कॉपी दिस। अभी आगे चलते हैं, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सो कमिंग बैक टू आवर वेरी डियर VS कोड, API GPT.py। ठीक है, अच्छा हमने जो वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगेन अभी आप देखें यहाँ पे उसने ओपन एआई पे अंडरलाइन कर दिया। अब देखें है ये भी एपीआई, लेकिन इन्होंने क्या खूबसूरती की है, इन्होंने एक पाइथन मॉड्यूल बना दिया अपनी एपीआई का। तो बजाय कि आप ये रिक्वेस्ट का मॉड्यूल यूज़ करें और यहाँ पे आप यूआरएल्स दे रहे हो, उसने कहा है कि मॉड्यूल ही डाउनलोड कर लो ओपन एआई का और जस्ट ओपन एआई की कमांड्स यूज़ करो, और ये जो इसके अंदर आप पैरामीटर्स भेज रहे होते हैं बेसिकली ये किसी एंड पॉइंट पे ही जा रहे होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स इंस्टॉल ओपन एआई, पिप इंस्टॉल ओपन एआई। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा रिजल्ट स्टोर होना चाहिए, रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैं आगे कर दूंगा प्रिंट रिस्पॉन्स। अभी एक मेरी क्यूरी जा रही है, मेक अ लिस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, अब लेट्स से इसको मैं रन करके देखता हूँ तो क्या हुआ। क्या प्रॉब्लम आई है, ऑथेंटिकेशन एरर आ गया, नो एपीआई की प्रोवाइडेड। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके लिए कार्ड चाहिए, वैसे नहीं होगा जब तक आपको एपीआई की नहीं मिलेगी आप इससे कोई रिस्पॉन्स ले नहीं सकते। अब एपीआई की हासिल करने का क्या तरीका है। ओके, सो नाउ
you again go to हाँ जी, API की वेबसाइट पे जाएं, platform.openai.com, अपना वहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैंने पहले से अकाउंट बनाया है तो ये मेरा बना हुआ है। ये आपका डैशबोर्ड है एक किस्म का, यहाँ पे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी की भी ले सकते हैं। वो यहाँ पे आपको यूजेज बता रहा होगा, मैं आज ही इसका कुछ यूज़ करके देख रहा था, तो ये मेरे पास डाटा आ रहा है कि 3 मार्च 4 मार्च को इसका कितना इस्तेमाल हुआ है। मेंबर्स मैं हूँ, मैं मज़ीद मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी API ही यूज़ करेंगे, उनकी जो बिलिंग है वो मेरे पास ऐड हो रही होगी। सो जो लोग जो हैं जिनके पास कार्ड का कोई इशू है और वो इस API को ट्राई आउट करना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ से इनवाइट कर देता हूँ। बाकी जितना वो बिल जनरेट करेंगे वो उनको मे बी यूजिंग सम बैंक ट्रांसफ़र उनको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनकी जो बिलिंग है, यहाँ पे ना जिस टाइम तक आपका पेड अकाउंट नहीं होता ना, यहाँ पे आप बिलिंग पे जाके ना ओपन पेड अकाउंट करते हैं और उसके बाद आपके पास API कीज़ की ऑप्शन आ जाती है। जब आपके पास API की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ से आप करते हैं क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ये मेरी पहले से क्रिएट हुई हुई है, तो मैं दोबारा नहीं क्रिएट करूँगा, ये मेरी पहले से की क्रिएट हुई हुई है। तो यहाँ आपकी की क्रिएट नहीं होगी, आप यहाँ से क्रिएट न्यू सीक्रेट की करेंगे और उसके बाद आप उस सीक्रेट की को जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो मैंने एक और जगह पे की अपनी स्टोर करके रखी हुई थी। सो लेट मी पुट दिस की हेयर। की डालने का तरीका ये होता है, OpenAI.API की, वो बेसिकली OpenAI की क्लास को कॉन्फ़िगर कर देता है कि उसमें API की ये होगी। अब जहाँ पे भी OpenAI का कोई भी फंक्शन लगेगा वो ये इस्तेमाल होगा। नाउ लेट्स सी अब क्या रिस्पॉन्स आता है। ओपन रिस्पॉन्स, मैंने रिस्पॉन्स तो किया नहीं, मैंने इसको स्ट्रिंग लिख दिया। ओके, लेट्स सी अब क्या रिस्पॉन्स आता है। सो अब देखें मेरे पास एक JSON में आ गया ना रिजल्ट। अब ये देखें कि इस JSON में जो मेरे पास देखने वाली चीज़ है दैट इज जस्ट दिस टेक्स्ट। ठीक है, उसने मुझे 3 ऑब्जर्वेटरीज बता रहे थे, ऑब्जर्वेटरी ऑफ दिस यूरेनिया ऑब्जर्वेटरी, आगे उसने ख़त्म ही कर दिया, उसने मुझे मज़ीद बताया नहीं है। और उसने मुझे क्या किया कि फिनिश रीज़न लेंथ है। लेंथ की वजह क्या है, इसके जो टोकन्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके जो मैक्सिमम टोकन्स है ना वो बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी प्रॉम्प्ट में ही मैक्स अंडरस्कोर टोकन्स करें, उसको 500 कर दें और उसके बाद आप इस पर रिजल्ट जनरेट करके देखें। ओके, यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि टोकन ज़्यादा आपने उसको अलाउ कर दिया, वो एक लंबा रिस्पॉन्स देगा। और लेट्स वेट फॉर इट, ये देखें उसका लंबा सारा रिस्पॉन्स आ गया। अब उसने पता नहीं क्या क्या बातें कर दी हैं यहाँ पे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि उसने क्या बातें की हैं। हम एक आसान सी प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसको 200 से ज़्यादा टोकन अलाउ नहीं करते। हम कहते हैं राइट अ कॉपी टू सेल काउबॉय हैट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो GPT-3 का मॉडल डाविंची है और जो इसके नए वेरिएंट्स हैं उसमें क्या फ़र्क है। ये देखें, कभी कभी ना अजीब सा ना ये गार्बेज के $50 रेंटल और ये पता नहीं क्या क्या इसने कर दिया। सो इंस्टेड कि हम इस डाविंची को एक्सप्लोर करेंगे क्या मसला है, इसको फाइन ट्यून करें और सही रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, व्हाट वी डू इज़ कि हम जाएंगे, हम इसके और मॉडल्स एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे जो मॉडल हमारे लिए सूटेबल हुआ उसको हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। अब ये जो अभी तक हम मॉडल यूज़ कर रहे थे ना दैट वाज GPT-3, ये वाले ये पुराने मॉडल्स हैं इसके, ये टेक्स्ट क्यूरी, ये डाविंची हम यूज़ कर रहे थे, उसको ये उस टाइम मोस्ट कैपेबल कहते थे। ठीक है, और इसमें जो ट्रेनिंग डाटा है वो अप टू 2019 है, इसके बारे में भी यह लिखा है ट्रेनिंग डाटा कब का। अभी हम अपना मॉडल GPT-3 के बजाय हम यूज़ करेंगे GPT-3.5। हम GPT-3.5 बेस्ड मॉडल्स यूज़ करेंगे और इसमें ये जो GPT-3 टर्बो और GPT-3
टर्बो 0301 ये वाले मॉडल्स हैं, ये कंपैरेटिवली डिफरेंट हैं बिकॉज दे वर्क ऑन मैसेज सीरीज़। ये जो हैं ये चैट वाले मॉडल्स हैं, ये सिंगल रिस्पॉन्स वाले नहीं है। जो सिंगल वाले हैं वो टेक्स्ट डेविंची है। ये समझिए डेविंची का ही एक अपडेटेड वर्जन है जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा और सही काम करेगा और उस तरह की हरकतें नहीं करेगा जो हमारा क्लासिकल डेविंची मॉडल कह रहा है। तो यहाँ पे इंजन की जगह आप डाल देंगे टेक्स्ट डेविंची 003। ये मैंने कहाँ से पिक किया? ये यहाँ पे मॉडल GPT 3.5। ठीक है, ये मैं सारे लिंक्स आपको दे दूंगा, आपने लिंक की परवाह नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैं सारे लिंक्स आपको समझ आ जाएगा कहाँ से क्या चीज़ उठानी है आपने। ओके, और बाय द वे ये मेरी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी की जो है इस वीडियो के बाद जो है वैसे इसको नल एंड वॉइड कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, रिवोक कर दूंगा। तो इफ़ समवन थिंक्स ही इज़ ओवर स्मार्ट और वो ये मेरी वाली की इस्तेमाल करे तो की यूज़ करने का फ़ायदा नहीं। अपना अकाउंट बनाएं, अपनी की जनरेट करें और उसको इस्तेमाल करें। या दूसरी मैंने आपको ये भी ऑफ़र दे दी है कि आपको मैं इनवाइट कर लेता हूँ, मेरी की आप इस्तेमाल कर लें और उसका जो भी बिल है वो आप मुझे अकॉर्डिंगली पे कर दें। ओके, लेट्स रन दिस अगेन एंड सी द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट जो होगा ना बहुत रिफाइंड आएगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिसेंट मॉडल और GPT 3.5 बेस्ड मॉडल जो हैं वो बहुत बेहतर हैं GPT 3 वाले मॉडल से। ये देखें, अब उसने कितनी प्यारी लिखा है, लुकिंग फॉर अ क्लासिकल पीस ऑफ वेस्टर्न स्टाइल दैट विल मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट, लुक नो फर्दर देन अ कस्टम मेड काउबॉय हैट्स। अब जैसे लिखा जाता है उसने वैसे लिख दिया है इसको। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी बात हो गई GPT की, जो सिंगल आपकी प्रॉम्प्ट पे अपनी कंप्लीशन देगा। ठीक है, अगर आपने इसमें सिर्फ टेक्स्ट उठाना है उसका तरीका ये है कि रिस्पॉन्स में आप पकड़ लें चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस आ गया, चॉइसेस आगे लिस्ट है, लिस्ट का पहला एलिमेंट है तो ये 0 आ गया और उसके बाद उसकी जो की है दैट इज टेक्स्ट। और अगेन देखें टेक्स्ट के अंदर ये जो NN लगा हुआ है ना, ये होता है नेक्स्ट लाइन का। वो नेक्स्ट लाइन को इस तरह प्रोसेस नहीं कर रहा। तो अगर आप इस तरह टेक्स्ट लिखने के बजाय डॉट टेक्स्ट लिख देना तो वो नेक्स्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे वाकई आ जाएगा। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। ओके, देखें जहां जहां उसने वो एंटर किया था ना, N नहीं साथ लिखा है, वो सारे अलग अलग लाइन पे लिखे आ गए। ठीक है, उसकी जगह एंटर प्लेस हो गया। तो यहाँ पे देखें एंटर हो गया, एंटर हो गया और ये आपके पास खूबसूरत से पैराग्राफ लिखे आ गए जो भी आपने चीज़ लिखनी थी। अब आप इसके एक बेहतरीन खूबसूरत सी GUI ऐप बनाएं और आपका ये काम बेहतरीन हो जाएगा। आपकी कॉपी राइटिंग एप्लीकेशन बन जाएगी। उसकी आपका API का खर्चा होगा जो API कॉल्स का होगा और एक वो होगा खर्चा जो आप एक यूज़र से ले रहे होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू मॉडल योर बिजनेस। आपने ये वाले अपने प्राइसिंग वाले मैट्रिक्स को मद्देनज़र रख के इसको आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं और उसको आप अकॉर्डिंगली सेल कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के थ्रू। अच्छा, यहाँ तक बात होगी इसकी। अब हम अगले उस पर आते हैं। हमारा अगला पार्ट इज़ GPT टर्बो। अच्छा, अब GPT टर्बो जो है ना दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। उसमें आपकी ऐसे सिंगल प्रॉम्प्ट नहीं होती, उसमें प्रॉम्प्ट का एक ख़ास स्ट्रक्चर है जो होता है, उसको हम यहीं पे जाके देख लेते हैं। ये GPT 3.5 वाले मॉडल्स थे। लेट्स सी कि ये हमने कहाँ से एक्सप्लोर करना है। ओके, मेड फॉर डेवलपर्स में वेयर GPT टर्बो के ऊपर कहीं बात हुई थी। वेयर डिड वी सी GPT टर्बो? हमने प्राइसिंग में मेरे ख्याल में देखा था। ओके, प्राइसिंग वाला आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया था। GPT 3.5 टर्बो। ओके, हियर इट इज। ये इंट्रोडक्शन है GPT 3.5 टर्बो का। GPT 3.5 टर्बो में क्या है कि आपके पास सिंगल प्रॉम्प्ट नहीं होती, आपके पास मैसेजेस की सीरीज होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई दिस वन आउट। API _ GPT टर्बो। ये बिल्कुल
इनका लेटेस्ट रिलीज़ है ये, इस पे भी आपको वीडियोस बहुत कम मिलेंगे GPT टर्बो पे। सो यहाँ पे अब देखें, इसको उसी तरह स्ट्रक्चर कर लेते हैं जैसे इसको किया था। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे API की भी अपनी डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स प्रिंट रिस्पॉन्स। अब इसमें हम पूरा चैटबॉट बिल्ड करेंगे, देखना वो हम कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक सा तो ये बना के दिखा दूँ कि ये होता क्या है। अब ये ना बेसिकली 3 लोगों के दरमियान डायलॉग चल रहा है, एक सिस्टम है, एक यूज़र है, एक असिस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब अभी असिस्टेंट ने देना है, ठीक है। तो वो इस मैसेज का जो अगला हिस्सा बनेगा ना डायलॉग का, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स प्रिंट द रिस्पॉन्स और देखते हैं रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम उसको ग्रैब कर लेंगे। ये देखें जी। अच्छा, इसमें खूबसूरत बात है, इसमें आपको मैक्सिमम टोकन्स नहीं देना पड़ता है। जो ये वेरिएबल है उसका जवाब जितना लंबा बन रहा होता है उस हिसाब से उसके मैक्सिमम टोकन्स खुद ही लग जाते हैं। सो उसे जवाब हमने पूछा क्या था, हमने पूछा था कि वेयर वॉज इट प्लेड, क्या लॉस एंजल्स डॉजर्स वर्ल्ड सीरीज इन 2020 वेयर इट वॉज प्लेड, दैट 2020 was played at neutral side the globe live field in आर्लिंगटन टेक्सास, ठीक है। ये बेसिकली उसने रिस्पॉन्स दिया है। तो अगर हम प्योरली इस रिस्पॉन्स को पकड़ना चाहते हैं, अगेन इसमें जो की आ रही है दैट इज चॉइसेस के अंदर क्योंकि लिस्ट है तो 0 लग जाएगा। आगे कंटेंट है, मैसेज है, ठीक है। मैसेज का कंटेंट है, कंटेंट पे हम डॉट कंटेंट लिख लेते हैं। आखिरी वाले आप जो की है ना उसको आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेट्स सी अब क्या रिजल्ट आता है। ये देखें आ गया, द वर्ल्ड सीरीज इन 20 वाज प्लेड इन, आपके पास सीधे सीधे वो जवाब आ रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है इस केस में कि जब भी मैंने इसमें अगला मैसेज डालना है तो मैंने इस तरह पूरा लिख के चेंज करना है। क्या ऐसे कैसे होगा कि मैंने उससे ये सवाल पूछा है और अब मैं उससे नया सवाल पूछूं। अब लेट से अगर मैं कहता हूं कि इसको हम ख़त्म कर, इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ रहने देते हैं, यूज़र का एक क्वेश्चन। जिस तरह हम फर्ज करें हम चैट GPT पे जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने पूछा हमने उसको बताया, हम उससे पूछ लेते हैं हाउ कैन यू हेल्प मी, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या जवाब आता है। अभी हमने इतना लंबा डायलॉग नहीं बनाया, सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। उसने आगे हमें जवाब दे दिया, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई एम डिज़ाइन टू असिस्ट विद वेरियस टास्क, जो भी उसने आपको ये जवाब दे दिया। अब इससे आप आगे कैसे चलेंगे, आपकी तो बात ख़त्म होगी। आप अगर यहाँ पे अगला सवाल उससे करें, उसको आप बता दें माय नेम इज़ अवैस, ठीक है। उसको पता चल गया, नाइस टू मीट यू अवैस, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अगर मैं उससे अगला सवाल पूछूं व्हाट इज़ माय नेम, अब यहाँ पे आपको एक मसला समझ आएगा। I am sorry, as an AI language model, I do not have access to that information. Could you please provide your name for me to call you by? अभी मैंने उसे पिछले मैसेज में बताया कि मेरा नाम अवैस है, अभी उसको नहीं पता, बिकॉज हम उसके पूरे डायलॉग को स्टोर नहीं कर रहे। जब तक पूरा डायलॉग स्टोर नहीं होगा तब तक उसे नहीं पता चलेगा पीछे क्या बात हुई थी। वो इस पूरे मैसेज की लिस्ट को हर दफ़ा प्रोसेस करता है। तो इसका तरीका क्या है कि हम इसको साथ साथ बिल्ड करें, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक चैट बॉट इसी के बेस पे। ये सिर्फ उसका प्रीमाइस था कि इसकी ज़रूरत कैसे बनती है। सो इसी की मैंने एक और कॉपी बना ली। अब मैं इसका रीनेम कर देता हूँ टर्बो इंटरेक्टिव, ठीक है। ये मैं आपके गेट पे पुश कर दूंगा सारे कोड्स। ये हमारा टर्बो इंटरेक्टिव हो गया। अब हमने क्या करना है
कि ये जो मैसेज है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं एक सवाल पूछूं वो इस मैसेज की लिस्ट का हिस्सा बन जाए। वो कैसे बनेगा, मैं मैसेज को इनिशियली स्टार्ट करता हूँ एक ब्लैंक से, और उसके बाद जो मैंने प्रॉम्प्ट है ना, जो मेरी प्रॉम्प्ट है, जो मैंने पूछना है, वो मैं इस तरह लूँगा, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है। या फिर इसको हम लिख देते हैं यूज़र। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो मुझसे इनपुट लेगा, और ये मेरी प्रॉम्प्ट जो जाके है ये इस मैसेज में प्लेस हो जाएगी। इसकी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं, प्रॉम्प्ट को यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब वो मुझसे जो पूछेगा उसका जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसी मैं कोई सवाल पूछूं वो इस मैसेज पे अपेंड हो जाए, ठीक है, और जब अगला सवाल पूछूं फिर अपेंड हो जाए, जवाब है वो भी अपेंड हो जाए, ये सारे मैसेज का हिस्सा बनते जाएं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मैसेज का जो एक ऑब्जेक्ट है उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो मेरी स्ट्रिंग होगी ना, आगे मैं एक बना लेता हूँ प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट, और प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट का मेरा ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये मेरी प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और मैं कह दूंगा कि मैसेजेस के अंदर ये वाली प्रॉम्प्ट डाल दें, मैसेजेस डॉट अपेंड प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, वो जो ये मेरा असल में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम इस फॉर्म में मैसेजेस के अरे को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि हर जब भी उसके साथ इंटरेक्शन हो वो इस तरह मैसेजेस उस पर अपेंड करता जाए, ताकि उसको पूरा डायलॉग पता हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगेन इस पे आते हैं, हमने प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट अपने इस ब्लैंक एरे में ऐड कर दिया, तो जैसे ही हम कोई प्रॉम्प्ट इनपुट करेंगे वो इस मैसेज की इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो मैसेजेस की जगह भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जस्ट मैसेजेस की लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारी मेन फंक्शन चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसका रिस्पॉन्स आएगा, अब उसके रिस्पॉन्स का भी एक ऑब्जेक्ट है, हम देख लेते हैं उसके रिस्पॉन्स का क्या था। रिस्पॉन्स का इस तरह करके बन रहा होता है ना, उसमें असिस्टेंट लिखा होता है। जो उसका रिस्पॉन्स आना है वो भी हमारे मैसेज का हिस्सा बने। यहां से हम बनाएंगे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वो एक डिक्शनरी हो जाएगी, और उसके अंदर जो ये कंटेंट है हम करेंगे रिस्पॉन्स कंटेंट, रिस्पॉन्स कंटेंट में हमने ये कंटेंट का एड्रेस ढूंढा था, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह इसको, इस टेम्पलेट को यहाँ से हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स कंटेंट आएगा। अगेन जिस तरह ये मैसेजेस में हमारी प्रॉम्प्ट पहले अपेंड हो रही थी, तो हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो भी मैसेजेस में अपेंड हो जाएगा। सो अब अगर इसको हम अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ब्लैंक लिस्ट से स्टार्ट होते हैं मैसेज, उसके बाद हमसे प्रॉम्प्ट ली जाती है कि हम क्या कह रहे हैं, यूज़र क्या कह रहा है, उसको उस फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है जिस फॉर्मेट में मैसेजेस जाने चाहिए इस एपीआई के अंदर, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट को मैसेजेस की लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है, और फिर वो मैसेज भेज दिया जाता है, और उसका जो जवाब आता है उसके जवाब के अंदर से वो वाला कंटेंट हम निकालते हैं। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, डॉट स्ट्रिप मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। डॉट स्ट्रिप क्या करता है, जो उसमें नेक्स्ट लाइन वाले जितने भी ऑब्लिक एन लिखे हुए ना उनको ख़त्म कर देगा। अच्छा, जो हमारा रिस्पॉन्स कंटेंट आता है, अगेन उस रिस्पॉन्स कंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मैसेजेस में अपेंड किया जाता है। और इसी साइकिल को अगर आप बार बार चलाएं तो आप देखेंगे मैसेज का डायलॉग जो है वो भरता जाएगा, हर नई प्रॉम्प्ट जो है वो उस मैसेजेस की हिस्ट्री में आती जाएगी, और हर नया रिस्पॉन्स भी उसकी हिस्ट्री में आता जाएगा। सो ये हम कैसे करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर जैसी प्रॉम्प्ट आती है, प्रॉम्प्ट के बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल प्रॉम्प्ट। वाइल प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट अगर नल नहीं है, अगर कोई ना कोई इनपुट यूज़र ने एंटर की है, तो
इस कंडीशन को चेक करेगा, जैसी कंडीशन को चेक करेगा तो ये अगले सारे स्टेप्स फिर चलेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसको हम करके दिखा देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। अब यूजर मुझसे प्रॉम्प्ट मांग रहा है, मैं सिर्फ एंटर दबा दूँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाइल लूप सेटिस्फाई नहीं हुई है। अगर ये लूप चल पड़ी तो वो क्या करेगा, ये सारे स्टेप्स करेगा और उसके बाद आपसे अगली प्रॉम्प्ट मांगेगा और अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो दोबारा ये लूप चल जाएगी, अगर आप नहीं देते तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये लूप में बार बार चलता रहेगा जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट देते रहेंगे, जब तक आप उसके साथ डायलॉग करते रहेंगे। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। जब हमने लास्ट केस किया था कि मैंने उसे पूछा था व्हाट इज माय नेम, उसने कहा था एज लैंग्वेज मॉडल मेरे पास इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है। ओके उसने प्रिंटिंग किया कुछ, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं किया हुआ। लेट मी एग्जिट दिस। जो हमने प्रिंट करना, हमने प्रिंट भी तो करना है ना, शो भी तो करना है। प्रिंट, इसको हम ऐसे फॉर्मेट कर लेते हैं, असिस्टेंट रिस्पॉन्स कंटेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट होगा। ओके, व्हाट इज माय नेम, यहाँ पे जवाब आएगा एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखें ये डायलॉग चल रहा है यूजर असिस्टेंट। अब मैं उसको कहूँगा माय नेम इज अवैस। अब वो इस चीज़ को स्टोर करेगा, उसके बाद अगला रिस्पांस देगा, हेलो अवैस, नाइस टू मीट यू। अब मज़े की बात यह है कि इस पूरे जब मैं अगली कमांड दूंगा ना तो ये इसने सारे रिस्पांस ऑब्जेक्ट को इस मैसेज अरे का यहाँ तक वो हिस्सा बना चुका है। अब जब मैं दोबारा इससे पूछूंगा व्हाट इज़ माय नेम तो वो पिछला पूरा डायलॉग रीड करेगा। ये देखें व्हाट इज़ माय नेम, मैंने उससे इनिशियली पूछा तो उसने कोई और जवाब दिया था क्योंकि उसको नाम नहीं पता था। नाउ इट हैज़ लर्नड इट, अब उसने मुझे जवाब दे दिया है योर नेम इज़ अवैस। तो अगर आप इस पूरे डायलॉग को देखें ये आपको बिल्कुल एक, अभी तो हमने GUI भी नहीं बनाई बट ये आपको एक इतनी अच्छी चैट बॉट की फील देगा, वो चैट GPT की फील देगा आपके लोकल सिस्टम में कि आपको चैट GPT खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वो सारी पावर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप कहते हैं कि आई एम अ प्रोग्रामर and I know Python, what should I learn next। अब आप उसे पूरी बातें करें, जो चाहे करते रहे, आपको चैट GPT खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें जो थोड़ी सी ये देखें उसने इतना बड़ा रिस्पांस दे दिया और काफ़ी तेज़ रिस्पांस देता है। चैट GPT पे तो उसने एनिमेट भी करना होता है ना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट ला के वो लिख रहा होता है, तो वो उस खूबसूरती के पीछे उसकी स्पीड थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब आपने लोकल सिस्टम में यूज़ करें तो ये इंस्टेंटली सारा प्रिंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैटबॉट। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डेली जो है हमारा इमेज जनरेशन मॉडल है। API डेली लिख देते हैं इसका नाम। सो दिस इज़ आवर इमेज जनरेशन मॉडल। इसको हम क्या करेंगे, मेरे पास इसका एक रेडीमेड कोड ऑलरेडी पड़ा है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टेम्पलेट कोड है, चीज़ वही है सारी। एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है पहले से जो कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जा रही है। अच्छा, हर एक आप ये देखें ये चीज़ फ़र्क है, यहाँ पे OpenAI.image है, जो आपकी ये टर्बो GPT था इसमें था OpenAI.chatCompletion, और जो आपकी नॉर्मल GPT थी उसमें था OpenAI.completion। तो ये हर एक में उसने ओपन API की AI की जितनी भी APIs हैं उस सब की एक क्लासेस बनी हुई हैं, उन क्लासेस के अंदर आपने फंक्शंस कॉल करने होते हैं। सो डेली जो है क्योंकि वो इमेज से डील करता है, उसके आगे इमेज है, और क्रिएट में आपकी प्रॉम्प्ट है। बेसिकली क्या होगा, ये जो आपकी प्रॉम्प्ट है ना इसकी बेस पे एक इमेज जनरेट होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, प्रोग्रामर टीचिंग प्रोग्रामिंग ऑनलाइन इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, समथिंग लाइक दिस। जो मैं कह रहा हूँ मैं लिख दे, तो लेट्स सी वो मुझे कैसे डिपिक्ट करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी, इसकी 4-4 5-5 लाइनों की भी प्रॉम्प्ट हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। अगेन वो API की वही होगी जो मेरी है, आपके केस में आपकी API की होगी। साइज़ जिस भी साइज़ का आपने इमेज जनरेट कराना है, बड़े साइज़ का कराना है बड़े साइज़ का करा लें। ठीक है, मैं अपने टोकन इतने ज़ाया नहीं करना चाहता क्योंकि सिखाने के लिए कह रहा हूँ, किसी यूज़ के लिए नहीं कह रहा। सो इतना करूँगा।
आपके पास इस रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट आता है ना, उसमें ना वो क्या करेगा, इंटरनेट पे एक जगह पे एक ऑनलाइन जो है इसका रिजल्ट जो है वो एक यूआरएल पे डाल देगा और यूआरएल आपको रिटर्न कर लेगा, आप ब्राउज़र पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने मज़ीद आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके पास डाउनलोड हो जाए, तो आप उस यूआरएल से वो इमेज डाउनलोड कर लें। उसकी वो पाइथन लेवल पे सब कुछ होगा, उसका एपीआई से ताल्लुक नहीं है। वो यूआरएल से इमेज उतर के आपके अंदर जेपीजी या पीएनजी फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट 4-5 लाइनों की स्क्रिप्ट होती है। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल के लिखा हुआ था, वो मैं आपको उसमें भी अटैच करके दे दूंगा। हाँ जी, ये है जनरेट इमेजेस विद डेली ओपन एपीआई, ये realpython.com। इस पे उसने बताया हुआ है कि आपने उसको फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। पे यूआरएल वाला मेथड तो है ही है, उसने आगे इसको आपने रिस्पॉन्स जो है आपने B64 जेसन के फॉर्मेट में लेना है और उसको आपने आगे जाके दो फाइलें बनानी है, एक create.py एक convert.py। तो वो आपको आपकी मर्ज़ी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। आप ये सारी स्क्रिप्ट यूज़ करें तो आपका लोकल सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। इसको बेहतर आप एज असाइनमेंट कर लें ताकि आपको चीज़ की समझ आ जाए। तो ये जो है मैं यहाँ पे कमेंट्स में डाल देता हूँ इस कोड में, ताकि जब मैं ये अपने गिटहब की रिपोजिटरी में डालूँ तो आपको मिल जाए। इसको हम कह देते हैं यूज़ फॉलोइंग मेथड टू स्टोर पिक्चर लोकली। ये लें जी, ये लिंक दे दिया, इस लिंक को आप विजिट करें और उसमें सारा मेथड लिखा हुआ है कि लोकली कैसे स्टोर करना है। फिलहाल हम यूआरएल प्रिंट करेंगे जिस पे इस क्यूरी का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ। ठीक है, ये क्योंकि इमेज थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। उसने आपको एक लिंक दे दिया, जिसने आपको जवाब में एक लिंक दिया, आपको इमेज फाइल नहीं दी। सो लेट्स ओपन दिस लिंक एंड सी। ये देखें जी, वो बंदा जो है वो प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, कंप्यूटर के सामने बैठ के ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सिखा रहा है। तो ये दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन जनरेटेड। इस तरह आप डिफरेंट किस्म की ऐप्स बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशंस बैकएंड में लगा सकते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज़र से ले सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास क्या आइडिया है, आप उसको कैसे लिवरेज करना चाहते हैं, कैसे सेल करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अनदर मेथड जिससे आप ओपन एआई की एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली विस्पर एपीआई की मैं अभी बात नहीं करूँगा। विस्पर एपीआई इज़ योर ओन प्रोजेक्ट, उस पर आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है। रिसेंट है और बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है। मैं जो आपको आखिरी चीज़ बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कोड जीपीटी। सो लेट्स, आपको मैं आप भी एक मैजिक दिखाता हूँ। API _ कोड जीपीटी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अभी कोई कोड नहीं लिख रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कमेंट का सिंबल डालूंगा और मैं कहूँगा राइट अ कोड टू लेट्स से फाइंड फैक्टोरियल, क्योंकि हम इसकी एक्सरसाइज करते रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+I दबाऊंगा तो क्या होगा, कोड जीपीटी कहता है आई एम थिंकिंग, और उसने मुझे साथ पूरा फंक्शन बना के लिख दिया उस कोड का कि आप फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। ये बड़ा प्यारा असिस्टेंट है और इसको अभी हम प्ले कर देते हैं। एंटर नंबर, मैं 5 एंटर करता हूँ तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। उसने मुझे पूरा कोड लिख दिया, प्रिंट की भी सारी कमांड्स लिख के दे दी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ब्यूटी ऑफ कोड जीपीटी। अब ये कोड जीपीटी मैंने कन्फिगर कैसे किया, पॉइंट ये है। ये Ctrl+Shift+I आप दबाएंगे तो आपके पे काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन पे। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करना है कोड जीपीटी। ठीक है, अब कोड जीपीटी में डिफरेंट किस्म के कोड -GPT और अजीब अजीब से इस तरह की और चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे जिसपे ये ब्लू टिक लगा हुआ है ना, वेरीफाइड, जो ओपन एआई का ऑफिशियल है, यूज़ द ऑफिशियल ओपन एपीआई, जिसपे ये ब्लू टिक है ना, ये वाले कोड जीपीटी पे आपने जाना है। मेरा इंस्टॉल हुआ है इसलिए इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद भी ये ऐसे काम नहीं करता। उसके बाद आपने यहाँ पे जाएं, फाइल में जाएं, प्रेफरेंसेस पे जाएं, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाना है आपने फिर। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आप यहाँ पे लिखें कोड जीपीटी और
कोड जीपीटी, हाँ इसका सबसे पहले आ जाएगा सेट एपीआई की, ठीक है। इसके आगे एक की बाइंडिंग लिखी हुई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल शिफ्ट पी कन्फिगर हो जाती है, लेकिन मेरे पे नहीं हुई थी तो मैंने खुद कन्फिगर की। इस पर अगर आप दबाएं तो यहाँ से इसकी आप बाइंडिंग कन्फिगर कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया, कंट्रोल होल्ड किया, शिफ्ट साथ होल्ड किया और ए दबा दिया, ठीक है। तो वो मेरे तो एग्जिस्टिंग है तो उसने मुझे दे रहा है वार्निंग। यहाँ पे करके आप इसको ओके कर दें तो आपका इसकी एक की बाइंडिंग बन जाएगी इसकी एपीआई की। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करें, इसको क्रॉस करें और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएं और यहाँ पे आपने अपनी वो एपीआई की डाल के एंटर कर देना, ठीक है। मेरी एपीआई की क्या थी, वही थी जो मैं बाकियों में यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी वही होगी। ये जो मेरी एपीआई की थी जो कि मेरे कोड में पड़ी हुई होगी, इसको मैं एक दफ़ा इस पे जाता हूँ, हाँ जी ये मेरी ये वाली की, ठीक है। ये वाली की कंट्रोल सी इसको किया यहाँ से, फिर मैंने इसको दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट ए, मैंने की बाइंडिंग सेट की थी, यहाँ से कंट्रोल वी किया, आ गई, एंटर करूँगा कि एंटर हो गई, एपीआई की सेव हो गई। उसके बाद जब भी मैं इस कमेंट के आगे लिख के कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसके आगे मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊँ तो वो इसकी बेस पे कॉल भेजेगा। और ये भी इसका भी मेरा बिल बन रहा है, ये मुफ्त में नहीं हो रहा, कि जहाँ जहाँ पे भी एपीआई की इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे उसकी बिलिंग हो रही है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा हो रही है, अब मैं लेट से, अच्छा ये जो है ये रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहा है, लूप नहीं यूज़ कर रहा, गुड। अब हमने एक बड़ा मुश्किल से, आपको याद होगा, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका लिखा था, उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। राइट अ कोड टू फाइंड डिटर्मिनेंट of a matrix of n by n using recursion, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके। कोड जीपीटी से आई एम थिंकिंग, लेट्स सी अब क्या रिजल्ट देता है। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ओके। वो देखें उसने वो पूरा मैट्रिक्स का कोड दे दिया, खूबसूरत है कि नहीं है, मज़ा आया कि नहीं। तो ये आपका इतना अच्छा कोडिंग असिस्टेंट है कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत बिल भी बन रहा हो तो इसकी खैर है, जितना आप उस कोडिंग से कमा रहे होंगे ना और साथ आपने ये लगाया हुआ होगा तो ये बड़ा अच्छा आपकी एफिशिएंसी को ऑगमेंट करेगा। ये उसने पूरा हमें ना बेहतरीन किस्म का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का कोड बना दिया। अगर आपने मेरा आई थिंक इट वाज ट्यूटोरियल 8 और 9, आई डोंट रिमेंबर, वो देखा हो तो पूरा ये हमने कितना सोच के कितनी कोशिश कर करके ये पूरा कोड बनाया था। सो कोड जीपीटी इसको इंस्टेंटली मेरे लिए जनरेट करके दे रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ओपन एआई एपीआईज, जिसको आप अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे आप ऐसी एप्लीकेशन ही बना सकते हैं जिसको आप सेल कर सकें और उससे आप एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकें। सो आज हमने क्या कवर किया, लेट्स कमिंग बैक टू द समरी। ओके, हमने आज समझा एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करना। दो सॉफ्टवेयर्स कौन से थे, एक तो जो विजुअल स्टूडियो कोड में स्क्रिप्टिंग कर रहा था, इन केस उसकी मैं कोई एप्लीकेशन बना लेता हूँ, जो भी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट ही ले लें, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, और एक ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है। इन दोनों के दरमियान में आपस में एक इंटरेक्शन हो रहा था जो कि एपीआई डिफाइन कर रही थी कि किस फॉर्मेट में होगा। तो एपीआई वाज डिफाइनिंग, वो जो हमने ओपन एआई डॉट इमेज, ओपन एआई डॉट चैट कंप्लीशन, ओपन एआई डॉट कंप्लीशन, सो दिस वाज द फॉर्मेट दैट हैज़ बिन गिवन बाय ओपन एआई कि आप इस एपीआई को फॉर्मेट यूज़ करके हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था जिसमें ओपन एआई का मॉड्यूल पाइथन में इंस्टॉल हो रहा था, दूसरा तरीका वो जो हमने कंट्रीज़ के कैपिटल चेक करने के लिए किया था, जिसमें आप डायरेक्ट यूआरएल यूज़ करते हैं और रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करते हैं पाइथन का, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, वो भी उस केस में होते हैं। उस केस में आपको एंड पॉइंट्स एंटर करने पड़ते हैं जो कि यूआरएल्स होते हैं कि जिस एड्रेस को वो एपीआई कॉल भेजनी है। उसके अलावा हमने एपीआई कीज़ के बारे में पढ़ा। हमारी जो पहली वाली जो कैपिटल वाली थी वो फ्री एपीआई थी, उसमें एपीआई की ज़रूरत नहीं थी, उसमें सेशंस वाला सिस्टम नहीं था। जो आपकी ओपन एआई है वो फ्री एपीआई नहीं है, तो उसमें आपको एपीआई की लेनी पड़ती है, उस की के अगेंस्ट बिलिंग होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट होती है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। हमने इन सारे केसेस में गेट की रिक्वेस्ट जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है।
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको एग्जांपल दी ओपन एआई में, जो वो सारी चीज़ें जनरेट हो रही है, में जनरेट हो रहा है, कोड जनरेट हो रहा है, टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाकी विस्पर एपीआई का मैं आपको ज़रा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसको एक्सप्लोर करना इज़ योर ओन असाइनमेंट। उसके अलावा हम इमेज जनरेशन मॉडल्स की को कवर कर चुके हैं कम्प्लीटली, और लैंग्वेज एंड कोड जनरेशन मॉडल्स को कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि दिस वीडियो हैज़ डिलीवर्ड द वैल्यू यू वर एक्सपेक्टिंग और मे बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, इससे आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, उनको सेल करते हैं, तो यू विल बी एट अनदर लेवल विद इन अ ईयर, बिलीव मी। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दें, जो कि हमारे इस फेज़ 1 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम PyQt5 को इसी चीज़ को हम लेके चलेंगे, इसी चीज़ को हम एक एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन GUI में कन्वर्ट करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।